गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के अंतर्गत अध्याय 13 और अध्याय 13 में वर्णित है कार्य का महत्व। और कार्य का महत्व की बात करें तो यह संदर्भित है अर्थव्यवस्था से। कल हम लोगों ने पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ा था स्थानीय शासन। यहाँ पर आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कार्य के महत्व को, इस चैप्टर को जो हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत जितने भी तथ्य है ज़्यादातर आपको मुख्य परीक्षा वह बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो उसमें काम देगा। और एक दो तथ्य हैं जो कि आपको पीटी की तरह प्रयोग में आप कर सकते हैं या कहें कि पीटी में प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक यह भी है बात कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इकोनॉमी का पहला स्टेप समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। अतः आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें, जिससे कि आप जब कभी इकोनॉमी का किताब पढ़ें, अर्थव्यवस्था का किताब पढ़ें, भारत इंडियन इकोनॉमी, तो आपको समझ में आए। जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि एनसीईआरटी के तहत सबसे पहले हम कुछ स्टेटमेंट को जानते हैं और हम बार बार इस चीज़ को बता रहे हैं कि इस तरह का स्टेटमेंट यूपीपीसीएस यूपी के अन्य एग्ज़ामों में उठाकर दे दिया जाता है। वो यूपी का कोई भी एग्ज़ाम दे और यह एनसीईआरटी से ही दिया जाता है। अतः आप लोग इस तरह के स्टेटमेंट को ध्यान में ज़रूर रखें। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट आज का क्या है। आज का स्टेटमेंट है, जब आप कोई काम कर रहे हों उससे बाहर कुछ ना सोचें, उसे पूजा की तरह करें, सबसे बड़ी पूजा की तरह, और उस समय अपना पूरा जीवन उसे समर्पित कर दें। यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। यह आपको ध्यान में रखना है। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जानेंगे लोग विभिन्न प्रकार की किन किन गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं, हमारे दैनिक जीवन में इनका क्या योगदान है। इन दोनों प्रश्नों का हम लोग उत्तर जानेंगे। चलिए देखते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा या कहें एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है। और कहानी इस तरह प्रारंभ होता है। अनु और कबीर पार्क में खेल रहे थे, तभी उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाली गीता आंटी को टैक्सी से उतरते हुए देखा। वह अपनी नौकरी से घर वापस आ रही थी और अपनी यूनिफॉर्म में थी। वह भारतीय वायुसेना में पायलट का कार्य करती हैं और पूरा कस्बा उन पर गर्व करता है। तो और आगे इसमें वर्णित है कि कबीर गीता आंटी की पोशाक काफ़ी कुछ उस पोशाक की तरह रही जैसी कल मैंने तुम्हारे घर पर देखी थी, परंतु उसका रंग अलग था। यह कौन कह रहा है? कबीर कह रहा है। किससे? अनु से। तो अनु जवाब देती है, मेरे दादाजी की पोशाक हैंगर पर लटकी हुई है। वह सीमा सुरक्षा बल से सेवानिवृत्त हुए हैं और अब वे अपना समय, दैट मीन्स सीमा सुरक्षा बल से निवृत्त होने के बाद अब वो क्या कर रहे हैं? उनके दादाजी बच्चों को निःशुल्क भूगोल पढ़ाते हैं, हमारी सब्जी उद्यान में काम करते हैं या सहयोग देते हैं और घर के अन्य काम करने में व्यतीत करते हैं सीमा सुरक्षा बल से रिटायर होने के बाद। और मेरे अनु कहती है, मेरे माता पिता दुकान चलाते हैं और जिसमें कई तरह की वेशभूषा और सिले वस्त्र की बिक्री की जाती है। अप्पा सुबह चले जाते हैं
और माँ हमारे विद्यालय जाने के बाद दुकान पर सहयोग करती है। याद रखेंगे, ये सहयोग करती है। सामान्यतः माँ हमारे विद्यालय से आने से पहले घर आ जाती है और एक स्वैच्छिक समूह के साथ भी कार्य करती है, जहाँ महिलाएं बुनाई सिखाई जाती है महिलाओं को। वहीं पर क्या पूछती है, क्या तुम्हारे बड़े भाई, क्या तुम्हें मेरे बड़े भाई रोहन स्मरण है? यह कह रही है अनु। तुम उनसे मिले थे जब वह मुझे विद्यालय लेने आए थे। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो यहाँ तक आप इस कहानी को सुने। अब जो है मुख्य मुद्दा या कहें जो तथ्य समझाना चाह रहा है एनसीईआरटी का बुक, उसको समझे। और यह चीज़ इम्पोर्टेंट है समझना आपके लिए। इस उपरोक्त विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को दो समूह या श्रेणियों में विभाजित किया गया है: आर्थिक गतिविधियां और गैर आर्थिक गतिविधियां। तो अर्थव्यवस्था को समझने के लिए इन दो टर्मों को जानना जरूरी हो जाता है। आर्थिक गतिविधि क्या है और गैर आर्थिक गतिविधि क्या है। तो आर्थिक, इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं, या पॉज करके इस लाइन को पूरे के पूरे इस पैराग्राफ को 2 बार पढ़ेंगे तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और जब कभी भी इस तरह के तथ्य आपको या ऐसे में लिखना पड़े या मेन में किसी क्वेश्चन के जवाब में इस तरह के तथ्य लिखना पड़े तो आपको सहयोग करेगा। और यह क्या है? आर्थिक गतिविधि। तो आर्थिक गतिविधि वे हैं जिनमें अर्थ सम्मिलित होता है, दैट मीन्स द्रव्य या मुद्रा सम्मिलित होता है, अथवा जिन्हें अर्थोपार्जन के लिए किया जाता है। अर्थोपार्जन दैट मीन्स कमाने के लिए किया जाता है, अथवा जो सम्मिलित पक्षों के लिए वस्तु के नगद मूल्य से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए व्यापारी बाजार में स्कूल बैग बेचते हैं, किसान अपनी उपज बाजार में बेचते हैं, वकील अभियोजन का शुल्क लेते हैं, ट्रक चालक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, श्रमिक कार बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि इन सारे गतिविधियों में व्यापारी बैग बेचे, किसान अपना उपज बेचे, वकील शुल्क ले, ट्रक चालक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए और श्रमिक अपना कार्य करे कारखाने में। इन सब से अर्थोपार्जन होता है। अर्थोपार्जन दैट मीन्स आय आता है, आदमी कमाता है, उससे पैसे आता है। तो यह गतिविधि आर्थिक गतिविधि कहलाता है। यहाँ पर एक दो तथ्य और जान ले जो कि आपको पीटी में भी काम देगा। यह है वस्तु का नगद मूल्य। यह क्या होता है? तो किसी वस्तु का व्यक्ति द्वारा तय किया गया मौद्रिक मूल्य जो कि उस वस्तु से मिलने वाले लाभ पर आधारित होता है, वस्तु का नगद मूल्य कहलाता है। दैट मीन्स मौद्रिक मूल्य के रूप में हम लोग जो लेते हैं वह वस्तु का नगद मूल्य कहलाता है। वहीं बाजार क्या होता है? तो वह स्थान जहां व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करते हैं। ये ध्यान में रखेंगे कि ज़्यादातर लोगों को यह रहता है कि बाजार वह स्थान है जहां पर व्यक्ति वस्तुओं की खरीद बिक्री करता है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। जो ज़्यादा टर्म हम लोग यूज करते हैं क्या, कि वह स्थान जहां पर व्यक्ति वस्तुओं का खरीद बिक्री करता है, नहीं, वह स्थान जहां व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। सेवाओं का भी प्रयोग आपको करना है। इस तरह के प्रश्न आपको पीटी में पूछे जा सकते हैं एज ए कथन कारण के रूप में या कूट के माध्यम से।
तो सेवा क्या हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो वकील अपने अभियोजन का शुल्क लेता है, और यह शुल्क लेता है तो किसके बदले शुल्क लेता है, सेवा के बदले लेता है। ट्रक चालक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है तो किसके बदले ले रहा है, सेवा के बदले ले रहा है। श्रमिक भी सेवा के बदले ले रहा है, लेकिन व्यापारी कैसे ले रहा है, पैसे कैसे कर रहा है, तो वो एक सामान बेच रहा है तब पैसा ले रहा है। समझ में यहाँ तक आपको आ गया होगा। इसको आप लोग जब खुद से रियलाइज कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि सेवाओं से कैसे ले रहा है और व्यक्ति वस्तुओं से किस प्रकार कमाता है। आप आसपास के चीज़ों को देखकर इसको फील कर सकते हैं। आगे देखते हैं, व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं के बदले अन्य वस्तुओं का लेन देन कर सकते हैं, किंतु अधिकांशतः बाजार में इनका लेन देन धनराशि के लिए किया जाता है। वहीं पर शुल्क की बात करें तो किसी व्यावसायिक परामर्श या सेवाओं के लिए एक व्यक्ति या संगठन को किया गया भुगतान शुल्क कहलाता है। उदाहरण के लिए चिकित्सक या वकील को दिया गया शुल्क, यह शुल्क कहलाता है। तो शुल्क समझ गए होंगे आप लोग कि किसी व्यावसायिक परामर्श या सेवाओं के लिए एक व्यक्ति या संगठन को जो भुगतान किया जाता है वह शुल्क होता है। यह आपको पूछा जाता है, और जब अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी का आप किताब पढ़ेंगे तो इन सब को अलग से जो है समझाया जाता है कि शुल्क क्या है, बाजार क्या है, एक अलग चैप्टर में या कहें किताब के लास्ट के पेजों में समझाया जाता है। अगर एनसीईआरटी में आप इस सारे टर्म को एक जगह नोट डाउन कर लेंगे या आप अभी ही पॉज करके याद कर लेंगे, दैट मीन्स कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, तो जब अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो इस तरह के टर्म अगर जो आपके सामने आएगा शुल्क, तो आप कंसेप्ट आपका ज़्यादा क्लियर होगा। तो इस तरह के तथ्यों को जरूर ध्यान में रखें। अब देखते हैं गैर आर्थिक गतिविधियां, और आपको बता दें ये पूरा का पूरा चैप्टर ही इसी दोनों तथ्य पर आधारित है। तो गैर आर्थिक गतिविधियां के अंतर्गत क्या आता है वे या क्या है, तो यह गैर आर्थिक गतिविधियां वे हैं जिनमें आय अथवा संपत्ति अर्जित नहीं होती है, बल्कि इन्हें कृतज्ञता, स्नेह, सेवा और उदार जैसे अनुभूतियों के साथ किया जाता है। उदाहरण के लिए अभिभावकों द्वारा परिवार के लिए भोजन बनाना या बच्चों की उनके विद्यालय के कार्य में सहायता करना, युवाओं द्वारा दादा दादी, नाना नानी आदि की सेवाओं करना, परिवार के सदस्यों द्वारा घर का नवीकरण में सहायता करना आदि गैर आर्थिक गतिविधियां के अंतर्गत आता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आर्थिक गतिविधियां क्या है और गैर आर्थिक गतिविधियां क्या है। अब हम लोग आगे देखते हैं, अनु और कबीर की कहानी में गीता आंटी जो वायुसेना में विमान चालक हैं उनको वेतन मिलता है। तो यहाँ पर ये भी जान लें कि वेतन क्या होता है। तो वेतन एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रति माह किया जाने वाला नियत भुगतान, यह वेतन होता है। ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि मजदूरी और वेतन में अंतर होता है। तो वेतन जो है एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को नियत रूप से प्रति माह किया जाने वाला भुगतान है। दैट मीन्स ये ध्यान में रखना है कि नियमित रूप से और प्रति माह जब भुगतान किया जाता है तो यह वेतन कहलाता है। वह देश की सेवा करती हैं और यह एक आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित है। अनु का भाई रोहन एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्य करता है और उसे भी इस कार्य के लिए वेतन मिलता है। सप्ताह के अंत में वह पास के महाविद्यालय के युवा विकास कार्यक्रम में स्वेच्छा से काम करता है और यहाँ वह युवा विद्यार्थियों को कंप्यूटर संबंधित कौशल सिखाता है, जो कि एक गैर आर्थिक गतिविधि है। रोहन
अनु का भाई, वह जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का काम करता है कंपनी में तो उसको वेतन मिलता है, तो वो क्या करता है, आर्थिक गतिविधि में अपना योगदान देता है। लेकिन जब वह विद्यालय में कंप्यूटर स्वेच्छा से सिखाता है बिना पैसे लिए हुए, तो वह कहलाता है गैर आर्थिक गतिविधि। जैसे फादर, हम लोगों के पापा, वो अगर काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी करे या बिजनेस करे, वो अर्न कर रहे हैं, वो आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित हैं। जबकि माँ जो कि अगर खाना बना रही है घर में, हम लोगों का देखभाल कर रही है, तो वह गैर आर्थिक गतिविधि में आएगा। तो इस तरह का टर्म आप लोगों को पूछा जा सकता है, पीटी में जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है आर्थिक गतिविधि के प्रकार। तो काव्या अपनी आंटी के घर कमलापुर गांव जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। रास्ते में उसने देखा कि गांव के पास एक राजमार्ग बनाया जा रहा था और निर्माण स्थल पर बहुत चहल पहल थी। वहां टेक्नीशियन खोदने वाले और बुलडोजर जैसी बड़ी मशीनें चला रहे थे। इस राजमार्ग के बनने से अब निकट के नगर तक जाने का समय 5 घंटे से घटकर केवल 2 घंटे हो जाएगा। काव्या ने सोचा कि जब यह राजमार्ग बन जाएगा तो वह अपनी आंटी के घर बार बार जा सकेगी। फिर प्रसन्न होकर काव्या अपनी आंटी को बधाई देने और उनके द्वारा बनाई हुई स्वादिष्ट जलेबी खाने चली गई। काव्या के अंकल उसी समय काम से लौटे थे। वह निर्माण कंपनी में टेक्नीशियन हैं और बुलडोजर चलाते हैं। उन्हें अपनी सेवाओं के बदले प्रति माह वेतन मिलता है। अगले दिन काव्या की आंटी सुबह उठी और अपने घरेलू काम निपटाने के बाद काम पर चली गई। वह अपने गांव के डाकघर में कार्यरत हैं और उन्हें प्रति माह वेतन मिलता है। कार्यालय के बाद वह शाम को ऑनलाइन कक्षा लेती है, जिसमें वह विद्यार्थियों को विद्यालय की परीक्षा की तैयारी कराती है। वह इन कक्षाओं के लिए साप्ताहिक शुल्क लेती है। सप्ताह के अंत में काव्या अपनी आंटी के साथ स्वादिष्ट आम खाने के लिए आम के बगीचे में गई। वहां उसे खेत में काम करने वाला एक श्रमिक साहिल मिला, जो ट्रैक्टर से खेत को जोत रहा था। इस कार्य के लिए उसे दैनिक मजदूरी के बदले कुछ धनराशि मिलती है और शेष भुगतान आमों के रूप में मिलता है। इस कार्य के लिए आम के रूप में जो भुगतान हुआ उसे वस्तु के रूप में भुगतान कहा जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि ये मजदूरी क्या है। अभी ऊपर देखें कि वेतन क्या है। तो मजदूरी के बारे में बात करें तो एक विशिष्ट समय अवधि के लिए नियोक्ता द्वारा श्रमिक को किया गया भुगतान मजदूरी कहलाता है। तो क्या होता है कि एक विशिष्ट समय अवधि के लिए, ये एक माह नहीं होता है, दैट मीन्स ये प्रति माह के रूप में नहीं होता है। मान लीजिए कोई 4 घंटा या 8 घंटा काम किया और 8 घंटा के काम के बदले उसको जो उस श्रमिक के बदले श्रम के बदले जो श्रमिक को भुगतान किया जाता है, यह मजदूरी कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं वस्तु के रूप में भुगतान की बात करें तो किए गए कार्य के लिए प्राप्त किया गया गैर मौद्रिक भुगतान, गैर मौद्रिक भुगतान वह वस्तु के रूप में भुगतान कहलाता है। गैर मौद्रिक भुगतान वह किसी भी प्रकार का हो सकता है, या तो अन्य किसी को अन्न दे दिया गया या फल दे दिया गया। इस तरह का भुगतान गैर मौद्रिक भुगतान के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। जैसा कि अब हम समझते हैं कि आर्थिक गतिविधियां वे होते हैं जिसमें मौद्रिक मूल्य सम्मिलित हैं। आर्थिक गतिविधियां से किसी वस्तु के अन्य रूपों में रूपांतरण की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण
पर उसके मूल्य में वृद्धि होती है, इसे मूल्य वर्धन कहते हैं। इस तरह का टर्म पूछा जा चुका है। मूल्य संवर्धन यह पूछा जा चुका है एग्जामों में, तो ये ध्यान में रखना है कि मूल्य संवर्धन क्या होता है कि वो आर्थिक गतिविधियों में जिनमें मौद्रिक मूल्य सम्मिलित हैं, आर्थिक गतिविधियों से किसी वस्तु के अन्य रूप में रूपांतरण की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर उसके मूल्य में वृद्धि होती है और इसे ही मूल्य वर्धन कहते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से जब हम समझेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मूल्य वर्धन क्या होता है रूपांतरण के प्रत्येक चरण में। कैसे, तो इसको समझिए। और इस तरह का टर्म आपको जब अभी आप समझ लेंगे तो आगे आप जब वृहद तौर पे बजट पढ़ेंगे उसमें मूल्यवर्धन पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो समझे कैसे। राजेश एक बढ़ई है जो विभिन्न प्रकार की लकड़ियां फर्नीचर बनाने के लिए समीप के बाजार से 600 रुपये की लकड़ी खरीदता है। वे लकड़ी की फर्नीचर बनाने के लिए विशेष प्रकार के उपकरण का उपयोग करता है और राजेश बाजार में प्रत्येक कुर्सी 1000 रुपये में बेच देता है। तो अब आगे देखिए, ये इसमें मूल्य संवर्धन कैसे होता है। कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी की लागत 600 रुपया है, तो शेष 400 किसके लिए है। यह राजेश के कौशल, समय और प्रयास का मौद्रिक मूल्य है जो उन्हें उस कुर्सी को बनाने में लगा था। राजेश ने लकड़ी से फर्नीचर बनाकर लकड़ी का मूल्य संवर्धन किया। लकड़ी खरीदने से लेकर कुर्सी बेचने तक की गतिविधियों में भुगतान सम्मिलित है, इसलिए यह सब आर्थिक गतिविधियों का भाग है। तो संवर्धन, मूल्य संवर्धन आपको समझ में आ गया कि कोई सामान लिए, उसमें आपने अपनी तकनीक लगाई, उसके बाद बिजली लगा, आपका मजदूरी लगा और इन सब को मिलाकर जो है जो मूल्य बना वह मूल्य संवर्धन के रूप में जाना जाएगा। तो ये था मूल्य संवर्धन। अब जानते हैं गैर आर्थिक गतिविधियों का महत्व क्या है। गैर आर्थिक गतिविधियों में धनराशि सम्मिलित नहीं होती है, जैसा कि ऊपर हम बता चुके हैं, फिर भी इसमें उत्पन्न मूल्य हमारे जीवन के लिए महत्व रखते हैं। जैसे सेवा हम लोग करते हैं कहाँ, मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों, गिरजाघर आदि स्थानों पर सेवा कार्य देखने का अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए गुरुद्वारे में दर्शन हेतु आने वाले सभी श्रद्धालुओं को लंगर या सामुदायिक रसोई में निःशुल्क भोजन कराया जाता है। इन सेवा कार्यों से हमें संतुष्टि और कृतज्ञता की अनुभूति होती है और ये सेवा कार्य निस्वार्थ भाव से समाज में योगदान देते हैं, जैसे मंदिर, गुरुद्वारा आदि में देखते हैं। तो यह जो है गैर आर्थिक गतिविधि है। अब हम लोग जानते हैं सामुदायिक सहभागिता का महत्व। यह आपको मुख्य परीक्षा में सहयोग देगा लिखने में, आंसर राइटिंग। तो इसको आप लोग ध्यान से सुने क्या है और पढ़ भी लें एक बार अच्छे से। सामुदायिक सहभागिता का महत्व। स्वच्छ भारत अभियान अपने आसपास सफाई रखने के लिए सभी भारतीय नागरिकों द्वारा सामूहिक प्रयास पर आधारित है। हम लोग अपने घरों और आसपास के स्थानों को साफ रखते हैं। लोग मिलजुल कर गलियों, सड़कों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों या सामुदायिक क्षेत्रों को भी साफ रखते हैं। इन सामूहिक प्रयासों से घर, आसपास के क्षेत्र, समाज और राष्ट्र स्वच्छ रहता है। सामूहिक सामुदायिक सहभागिता का एक उदाहरण है यह कि भारत में वृक्ष के महत्व और वन संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए वन महोत्सव का आयोजन। इस प्रयास से वृक्षारोपण अभियान के लिए समुदाय के सदस्यों को एक साथ लाया जाता है। तो यह महत्व है सामूहिक सामुदायिक सहभागिता का, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था आज का NCERT के अंतर्गत चैप्टर 13 और
कल हम लोग आगे का चैप्टर देखेंगे और आगे प्रश्नोत्तर दिया हुआ है जो कि 6 क्लास के बच्चों के लिए उपयोगी है। और लास्ट में यह भी आपको कहना चाह रहे हैं कि कल जो है करंट अफेयर्स का वीडियो हम अपलोड नहीं किए थे। इसका ये कारण था कि करंट अफेयर्स सिर्फ 2 करंट अफेयर्स ही कल के न्यूज़पेपर में था इम्पोर्टेंट। आज जो है आज करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो आज का करंट अफेयर्स का वीडियो आप लोग जरूर देखें, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।